हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के एसएसटी की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जलवायु का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी स्टूडेंट्स कवर किया हुआ है और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप उसको एक बार ज़रूर जाकर चेक कर लेना। तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर को यहाँ तक इस टॉपिक पे छोड़ा था, तो आज इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। तो निम्न दाब बन जाता है कहाँ पर? उत्तरी मैदानों में। और निम्न दाब होने का कारण क्या है? तेज गर्मी। गर्मी की वजह से यहाँ पर हवाएं निम्न दाब उत्पन्न कर देती हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। और ऐसे में होता क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवनें हैं वह उत्तरी भारत के उत्तरी मैदान की तरफ आकर्षित होने लगती हैं। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। कैसे? बारिश के रूप में। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। मतलब भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी भाग में ये हवाएं 1 महीने में पूरी फैल जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनामुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मतलब भारत का, यहाँ मैं अगर बना के दिखाऊं आपको, अगर ये भारत का नीचे का प्रायद्वीपीय भाग है जिसमें से इधर पश्चिमी घाट पड़ता है। अब इस पश्चिमी घाट के इस तरफ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इधर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। कितना? यहाँ बता रहा है लगभग 250 सेंटीमीटर तक। दक्कन का यह पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। इधर ही साइड में दक्कन का पठार भी पड़ता है जहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर कम वर्षा होती है। पर ये हवाएं जब आती हैं तो ऐसे में यहाँ पर भी साथ में बरसात करते हुए उत्तर की ओर बढ़ती है। इस मौसम की, जैसे यहाँ मैप दे रखा है मानसून का आगमन, इसमें दिखा रखा है कैसे कैसे ये हवाएं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती भी जाती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप ये जो डेट लिखा हुआ है ना, इसको एक बार नोटिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये डेट भी पूछ ली जाती है। ओके। अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मानसून राम में विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन अलग से काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना इसको। यहाँ मैंने मानसून राम को हाईलाइट कर दिया है क्योंकि यहाँ बताया गया है कि मानसून राम जो कि हमारे मेघालय में पड़ता है, वहाँ पर खासी पहाड़ियों के आसपास ये जो शहर है, इधर दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त होती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए इन इलाकों में थोड़ा शुष्कता देखने को मिलती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। अक्सर क्या होता है स्टूडेंट, जब मानसून का सीजन आता है तो मानसून में लगातार बारिश होते होते कभी कभी एक आध हफ्ते तक बीच में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, तो इसी को यहाँ पर वर्षा में विराम की बात करी गई है। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, मतलब ऐसा समय जब वर्षा नहीं होती। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर
जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क की अवस्था रहती है। यहाँ जब हम गर्त की बात करें स्टूडेंट, तो गर्त का मतलब है कि एक जगह पर वर्षा ज़्यादा होना। तो यहाँ पर धीरे धीरे वर्षा के जो बादल हैं धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, उत्तर से फिर पूरब की ओर बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमने उत्तरी मैदान की बात करी थी, फिर मैदान से जब ये हिमालय की तरफ जाते हैं तो इन उत्तरी मैदानों में थोड़ा शुष्कता की अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। हाँ, इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं, जैसा कि हर साल ही अक्सर ये बाढ़ें आती हैं। अगर मैं इस साल की बात करूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मतलब 2025 में, तो इस साल की जो मानसून में अगर हम उत्तरी पहाड़ों की साइड में बात करें, हिमालय की साइड में, तो उत्तरकाशी की तरफ बहुत भयानक बाढ़ आई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो बाढ़ें आती हैं एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। जान मतलब लोगों की जान जाती है और माल मतलब जैसे घरों का, संपत्तियों का नुकसान होता है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। अनिश्चितता का मतलब है कि कभी समय से पहले आ जाना, कभी समय के बाद आना, कभी ज़्यादा वर्षा होना, कभी कम होना, ये सारी चीज़ें। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। मतलब देश के अंदर ही हम बात करें, अगर किसी जगह बाढ़ जैसी सिचुएशन बन रही है तो वहीं दूसरी तरफ सूखा जैसी परिस्थितियां भी होती है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है। जैसा कि मैंने बताया, कभी पहले आ गया, कभी जल्दी आ गया, कभी बाद में आया। इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्य को अव्यवस्थित कर देता है, क्योंकि देश की ज़्यादातर कृषि जो है इन मानसूनी वर्षाओं पर ही निर्भर है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मानसून मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। मतलब भारत के जो उत्तरी मैदान के साइड है वहां पर धीरे धीरे उच्च दाब बनने लग जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून स्थिर हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। पीछे की ओर मतलब वापस समुद्र की ओर ये हवाएं मुड़ने लगती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तित का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ और तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होते हैं। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य होता है। इसे इस समायांतर इसे सामान्यतः कुवार की उमस के नाम से भी जाना जाता है। कुवार यहाँ पर अक्टूबर महीने की बात करी गई है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब जो ऐसे अगर हम महीने को यहाँ से 1 से लेकर 30 तक बात करें, दिन जो होते हैं इसमें जो ये आगे का पार्ट जो होता है 15 के बाद, तो ये उत्तरार्ध है। तो अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि इस समय भारत के इस हिस्से में सर्दी आने लगती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं मानिसराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। तथा स्टेलेग्माइट स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेकाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये दो मुख्य गुफाएं भी हैं, तो इसको आप नोट करके रख लेना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर निम्न दाब वाली अवस्थाएं नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। तो ये जो निम्न दाब वाली अवस्था कहाँ चली जाती है? भारत के पूर्व की साइड में, पश्चिम बंगाल में। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। यह चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। तो ऐसे में होता क्या है, भारत के पूर्व में अंडमान सागर जो है वहां पर, उसके साथ में ही बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें, अक्सर यहाँ पर चक्रवातीय तूफान आने लग जाते हैं।
ऐसा दो कारण की वजह से होता है। अगर मैं यहाँ थोड़े से मैं समझाऊं, जैसे भारत का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से उस समय हवाएं जो नीचे की तरफ आ रही होती हैं जो कि ठंडी हवाएं होती हैं, और यहाँ से हवाएं गर्म हवाएं जो ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अक्सर चक्रवात जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ओके स्टूडेंट, वापस पढ़ते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। विनाशकारी मतलब काफी तूफानी गति से ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। अगला टॉपिक है अपना स्टूडेंट, वर्षा का वितरण। देश भर में वर्षा किस तरीके से वितरित होती है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मतलब कहीं कहीं पर वर्षा काफ़ी अधिक हो रही है और कहीं पर काफ़ी कम। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्वी में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है, तो देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। ठीक है, क्योंकि मानसून का जो प्रकृति है वो परिमाप स्वरूप, तो मानसून की जो प्रकृति है वो है ही ऐसी जिसमें कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा कम होती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक होती है, बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मैंने स्टूडेंट्स अपने यूट्यूब चैनल पर एक एल नीनो और ला नीना करके वीडियो डाली है, आप उसको देख लेना। उस चीज़ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हर साल भारत में कहीं सूखे और कहीं बाढ़ की आशंका क्यों पैदा हो जाती है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट अपना, मानसून एकता का परिचायक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। इस समयकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव, इन सभी मानसूनी लय के चारों ओर घूमते हैं। मतलब भारत की जो संस्कृति है, वनस्पति, ये सब मानसून के चारों ओर घूमती है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियां जो इस जल को संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। इसमें कुछ मैप स्टूडेंट रह गए थे, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। एक तो ये दिखा रखा है भारत मानसून का अंत, कैसे भारत में मानसून का अंत हो रहा होता है। हवाएं कैसे अक्टूबर में आप देख सकते हो वापस से ये अंडमान
सागर जो है आपका यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की तरफ में उस साइड में मुड़ रही होती है। यहाँ से किस तरीके से ये हवाएं वापस जा रही हैं थोड़ा इसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर ये अंडमान निकोबार दिखा रखा है। साथ में यहाँ पर भारत में वार्षिक वर्षा दिखा रखी है। अभी आप इसको अलग अलग कलर्स में दिखा रखा है, मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर बता रखा है 400 से अधिक वर्षा, तो ये पश्चिमी घाट का इलाका है ये वाला। इस इलाके में 400 से अधिक होती है और साथ ही साथ भारत का ये जो उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व का इलाका है, इन इलाकों में भी 400 से ज़्यादा सेंटीमीटर में वर्षा होती है। अगला बोल रखा है 200 से 400 के बीच में, तो ये वाला जो कलर है आप यहाँ देख सकते हो, इधर पश्चिमी घाट के साइड में ही आपको ये कलर अच्छा खासा देखने को मिलेगा और साथ ही में नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर इलाकों में ये आपको कलर देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगला बता रखा है ये कलर दिखा रखा है 100 से 200, तो भारत के ज़्यादातर इलाके अगर आप ये सब देखोगे तो इन इलाकों में ज़्यादातर 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा नज़र आएगी आपको। फिर 60 है और 60 से 100 के बीच में आप यहाँ राजस्थान की साइड में थोड़ा सा आ जाओगे तो ये इलाके आपको यहाँ इस साइड 60 से 100 के बीच में नज़र आएंगे। फिर 40 से 60 है और ऐसे ही 20 से 40 और 0 से 20 है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आई होप इस चैप्टर को हमने काफ़ी आसानी से समझा होगा। तो आप जुड़े रहिए आरएम ट्यूटोरियल के साथ। आपके इन सब्जेक्ट से रिलेटेड और चैप्टर्स हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।